अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है ना कि हजारों साल पहले जब दुनिया में ना कोई आधुनिक अस्पताल थे, ना कोई फिटनेस ट्रैकर थे। हाँ, और ना ही महंगे सप्लीमेंट्स या डाइटिशियन थे। बिल्कुल। तब भी जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले योगी मतलब 100 से 150 साल तक कैसे जीवित रहते थे? ये सच में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आधुनिक जीवन शैली पर। है ना? उनका शरीर फौलाद की तरह मजबूत कैसे होता था? और सबसे बड़ी बात, उनका मन एक शांत झील की तरह एकदम स्थिर कैसे रहता था? और आज जब चारों तरफ तनाव और थकान है, तो ये अतीत का सच किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सही बात है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हम इसे विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, तो ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक विज्ञान नजर आता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिना किसी आधुनिक सुख सुविधा के इतनी लंबी और ऊर्जावान उम्र पाना इस बात का प्रमाण है कि उन योगियों ने मानव शरीर के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझ लिया था। और उन्हीं रहस्यों को आज का मेडिकल साइंस अब जाकर डिकोड कर रहा है। हाँ, उनका रहस्य किसी जादुई जड़ी बूटी में नहीं था, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जो अत्यंत अनुशासित आदतें थीं, उनमें छिपा था। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय भी यही है। हमारे पास ज्ञान वृत्त से एक बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक विश्लेषण आया है। हाँ, मैंने भी वो नोट्स देखे। उसमें प्राचीन योगियों के आहार विज्ञान और उनकी जीवन शैली के रहस्यों को बहुत गहराई से विश्लेषित किया गया है। वो रहस्य जिन्हें आज की तेज तर्रार दुनिया लगभग भुला चुकी है। तो आज का हमारा उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि उनकी थाली में क्या होता था, बल्कि उस 5000 साल पुराने ज्ञान के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना है। एकदम सही। हम देखेंगे कि कैसे आज का अत्याधुनिक विज्ञान, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है, वो प्राचीन योग और आयुर्वेद के सिद्धांतों को 100% सही साबित कर रहा है। और कैसे कोई भी व्यक्ति बिना जंगलों में जाए इन रहस्यों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले ना भोजन को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। वो कैसे? अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को शांति से देखें तो समझ आएगा कि आधुनिक दुनिया में भोजन का मुख्य उद्देश्य या तो स्वाद है या बस पेट की भूख मिटाना, या फिर कई बार अपनी अंदरूनी बेचैनी और तनाव को दबाना, जिसे हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्राचीन विज्ञान में भोजन को कभी भी सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं माना गया। हाँ, इस रिसर्च में भी ये बात बहुत स्पष्ट है। इसे हमेशा शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के जटिल त्रिकोण को साधने का एक शक्तिशाली साधन माना गया है, एक तरह की साधना और औषधि के रूप में। ये बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। इन नोट्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि भोजन असल में 3 अलग-अलग स्तरों पर काम करता है। वो 3 स्तर कौन से हैं? पहला स्तर है शरीर को भौतिक ऊर्जा देना। दूसरा स्तर है हमारी मानसिक अवस्था यानी मन को स्थिर करना, और तीसरा है चेतना को ऊपर उठाना। वाह, ये बहुत गहरा है। इस विश्लेषण में श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का एक बहुत ही शानदार संदर्भ दिया गया है, जहां आज से 5000 साल पहले ही भोजन को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया था। हाँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। राइट। बिल्कुल। सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये वर्गीकरण अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो सात्विक भोजन वो है जो जीवन ऊर्जा से भरपूर है। मतलब एकदम ताज़ा और हल्का। हाँ, ताज़ा, हल्का और सुपाच्य। ये आयु बल, स्वास्थ्य और सुख को बढ़ाता है। और इसके ठीक विपरीत वो भोजन जो बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा या अत्यधिक नमकीन होता है या मसालों से भरा होता है, उसे राजसिक कहा गया है। जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक्स पीने के बाद जो बेचैनी होती है ना, वैसी ही। और तामसिक भोजन वो है जो बासा, रूखा या प्रोसेस्ड होता है, जो शरीर में आलस्य और मन में भारीपन लाता है। यहाँ एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ आयुर्वेद है जो शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ योग विज्ञान है जो मन के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर केंद्रित है। तो आयुर्वेद और योग, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्राचीन विज्ञान होते हुए भी एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। हाँ, कि सात्विक आहार ही मानव शरीर और मन के लिए सर्वोत्तम है। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि 2 अलग अलग धाराएं एक ही नतीजे पर पहुंचे? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इसके पीछे एक सार्वभौमिक सच्चाई काम कर रही है। लेकिन जब हम इस स्रोत के आगे के पन्नों को पलटते हैं तो एक ऐसा नियम सामने आता है
जो आज के खाने के तरीकों पर सीधा प्रहार करता है। आप मिताहार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हठ योग प्रदीपिका और महर्षि पतंजलि के संयमित भोजन के सिद्धांत का उल्लेख है इसमें। वो नियम बहुत ही खास है कि योगी अपने पेट को कभी भी 100% नहीं भरते। वो आधा पेट भोजन से भरते हैं, 25% पानी से, और बाकी 25% हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आम उदाहरण ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर का। मिक्सर ग्राइंडर वाला उदाहरण। हाँ, देखिए, अगर मिक्सर को ऊपर तक ठसाठस भर दिया जाए तो उसके ब्लेड घूम ही नहीं पाएंगे ना। अरे हाँ, उसे चीजों को पीसने के लिए थोड़ी खाली जगह चाहिए होती है। ठीक उसी तरह हमारा पेट एक रासायनिक प्रयोगशाला है। वहाँ पाचक रसों को भोजन के साथ अच्छी तरह मिलने और मंथन करने के लिए उस 25% खाली जगह की सख्त जरूरत होती है। तो मतलब पाचन ठीक से हो सके इसलिए वो जगह छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों का स्पष्ट मानना है कि जो अपने आहार की मात्रा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने मन की चंचलता पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकता। ये वॉशिंग मशीन और मिक्सर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। आज के समय में जब लोग किसी ब्यूफे डिनर में जाते हैं तो पेट को 110% तक भर लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आ रही या गैस हो रही है। सही बात है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा होती है, यानी योगियों की थाली। ये जानना बहुत दिलचस्प है। अक्सर एक आम धारणा होती है ना कि वो शायद हिमालय में पाई जाने वाली कोई अत्यंत दुर्लभ जुड़ी बूटियां या कोई बहुत महंगी चीज खाते होंगे। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो डेटा हमने एनालाइज किया है वो इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। वे जो खाते हैं वो बिल्कुल हमारे आसपास ही मौजूद है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, उनके आहार को किसी दुर्लभ सूची की तरह देखने के बजाय हमें उसे अलग अलग श्रेणियों में समझना चाहिए। सबसे पहले आते हैं फल, जिन्हें प्रकृति का सबसे शुद्ध और सीधा ऊर्जा स्रोत माना गया है। फलों को पकाने की जरूरत नहीं होती है ना, इसीलिए उनमें प्राण यानी जीवन ऊर्जा 100% सुरक्षित रहती है। सात्विक आहार का राजा कहा जा सकता है फलों को। रिसर्च में आम का जिक्र बहुत खास तरीके से किया गया है। आम को योग में ओजस का प्राकृतिक स्रोत माना गया है। ओजस यानी एक तरह की दिव्य ऊर्जा? हाँ, जीवनी शक्ति जिसे योगी वर्षों की साधना से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा केले को तुरंत ऊर्जा देने वाला माना गया है। ऐसा उल्लेख है कि योगी दूध और केले से अपनी सुबह की शुरुआत करते थे। और इसके साथ ही अनार और नारियल की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई है। अनार तो सीधे तौर पर रक्त की शुद्धि करता है, जो गहरे ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। वहीं नारियल पानी की बात करें तो ये शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है और नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। फलों के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है वो है सब्जियां, जिन्हें इस ज्ञानवृत्त के डेटा में धरती का औषधालय कहा गया है। अब यहाँ पालक का उदाहरण बहुत चौंकाने वाला है। पालक को योगी मस्तिष्क का भोजन मानते हैं। और आज का विज्ञान भी बताता है कि पालक में आयरन और फोलेट की प्रचुर मात्रा होती है, जो सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के उन लोगों ने ये कैसे जान लिया कि ध्यान की गहराई में जाने के लिए नर्वस सिस्टम का मजबूत होना सबसे जरूरी है। ये उनके बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन का नतीजा था। उन्होंने खुद पर प्रयोग करके देखा कि कौन सा भोजन शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है। और इसी वजह से लौकी और करेले को भी बहुत ऊंचा स्थान मिला है। लौकी को शरीर को ठंडा और शांत रखने वाला वरदान माना गया है। और दूसरी तरफ करेला, जो स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन लिवर की सफाई और रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए एक बेजोड़ औषधि है। मतलब जब शरीर अंदर से साफ होगा तभी तो मन शांत रह पाएगा ना। बिल्कुल। और ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वो अनाजों का भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से चुनाव करते हैं। जैसे सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि सफेद चावल तुरंत ब्लड शुगर बढ़ाता है, जबकि ब्राउन राइस धीरे धीरे पचता है और ऊर्जा का स्तर स्थिर रखता है। दालों में मूंग दाल सबसे प्रिय है क्योंकि मूंग दाल बहुत हल्की होती है और सुपाच्य होती है। इसे पचाने में शरीर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, तो जो शारीरिक ऊर्जा बच जाती है उसे ध्यान या रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। इसी श्रेणी में कुट्टू का भी नाम आता है, जिसे अंग्रेजी में बकवीट कहते हैं। आज पूरी दुनिया ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे भाग रही है। हाँ, लेकिन कुट्टू सदियों से योगियों का एक प्रिय सुपरफूड रहा है, जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है। और इन सबको औषधि का रूप देते हैं मसाले और सुपरफूड्स, जैसे हल्दी में मौजूद करक्यूमिन। बिल्कुल। आज के समय में ब्रेन फॉग या मानसिक धुंधलापन बहुत आम समस्या बन गई है। करक्यूमिन शरीर और मस्तिष्क की सूजन को कम करके इस ब्रेन फॉग को हटाने की पूरी एक दवा है।
और अश्वगंधा है जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कॉर्टिसोल यानी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के स्तर को कम करता है। इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। और ब्राह्मी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ध्यान का भोजन कहा गया है, ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। इसके अलावा आंवला और मोरिंगा का भी जिक्र है। आंवला जिसमें 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहतरीन है। और मोरिंगा, जिसके पोषण को आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान्यता देता है। ये तो बात हुई कि थाली में क्या होना चाहिए, लेकिन इस पूरी रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी जोर देता है कि क्या नहीं खाना चाहिए। और यहाँ बात सिर्फ शाकाहार या मांसाहार की नहीं है, बिल्कुल, बात डेड फूड की है। यानी प्रोसेस्ड खाना, डिब्बाबंद चीजें जिनमें कोई प्राण या जीवन ऊर्जा नहीं होती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो आधुनिक न्यूट्रिशन साइंस अक्सर इस पहलू को भूल जाता है कि जब हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं जो फैक्ट्री में बना हो तो उसमें कैलोरी तो होती है लेकिन प्राण शून्य होता है। वो सिर्फ पेट भरता है। इसीलिए मांस या मछली को तामसिक और हिंसा से जुड़ा माना गया है। शराब जो ध्यान को नष्ट करने वाली मानी गई है, और अत्यधिक प्याज या लहसुन जिसे राजसिक माना गया है क्योंकि ये बेचैनी बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ बाजार से सात्विक और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद लाना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विस्तृत विश्लेषण में जो असली रहस्य सामने आता है वो ये है कि सारा खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि क्या खाते हैं, बल्कि कैसे खाते हैं इस बात का भी है। ये वो पहलू है जिसे आज की भागदौड़ ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। भोजन पकाने वाले की भावनाएं, खाना पकाने का तरीका, इन सब का बहुत महत्व है। भावनाओं के विज्ञान को साबित करने के लिए डॉक्टर मसारू इमोटो के उस प्रयोग का जिक्र किया गया है। वो बहुत कमाल का है। वो पानी के क्रिस्टल्स वाले प्रयोग ना? हाँ, उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स पर सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया था। जब पानी को प्रेम और शांति के भाव से देखा गया तो उसके क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर बने, और जब क्रोध का प्रभाव डाला गया तो वो विकृत हो गए। चूंकि इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी है और भोजन में भी पानी होता है, तो भोजन बनाते समय जो सकारात्मक संकल्प है उसका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। पकाने के तरीके का भी अपना विज्ञान है। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पकाना, जिससे भोजन के खनिज बचते हैं और उसके एल्कलाइन प्रकृति बनी रहती है जो एसिड को खत्म करती है। इसके विपरीत माइक्रोवेव है जो न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर देता है। और हमेशा ताज़ा खाने पर जोर दिया गया है क्योंकि बासा खाना तामसिक हो जाता है। और जब खाने की बारी आती है तो माइंडफुल ईटिंग का नियम लागू होता है। गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है ना, जो भोजन को परमात्मा का प्रसाद मानता है। इसका मतलब है शांत जगह पर फोन और टीवी बंद करके खाना और एक कौर को 32 बार चबाना, ताकि पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाए। लेकिन इस रिसर्च में खाने के समय यानी सर्केडियन रिदम के बारे में जो बताया गया है वो प्राचीन इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा है। हाँ, सुबह 6 से 8 के बीच हल्का नाश्ता, दोपहर 12 से 1 के बीच सबसे भारी भोजन, क्योंकि तब सूर्य सबसे ऊंचा होता है और पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। और शाम 5 से 6 बजे के बीच हल्का भोजन, रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं, ताकि शरीर की डीप क्लींजिंग हो सके। अब ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये आधुनिक विज्ञान की मुहर इस पर पूरी तरह लग चुकी है। बिल्कुल। गट ब्रेन कनेक्शन का जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये है कि हमारे शरीर का 95% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन वो हमारे दिमाग में नहीं बल्कि पेट में बनता है। 95%? ये सच में आंखें खोलने वाला है। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे एंजाइटी 50% तक कम हो सकती है। और इसके विपरीत जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमें फूड कोमा का अनुभव होता है, वो भयंकर आलस्य जो भारी खाना खाने के बाद आता है। जबकि सात्विक आहार हल्का होने के कारण पाचन की ऊर्जा बचाता है, जिसे हम रचनात्मकता या ध्यान में लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का वो कोट यहाँ बिल्कुल सटीक है, पवित्र खाना खाओ तो पवित्र विचार आएंगे। इस रिसर्च में कुछ बहुत ही शानदार वास्तविक उदाहरण भी हैं, जैसे ऋषिकेश के एक योग शिक्षक का केस। उन्होंने सिर्फ 3 महीने सात्विक आहार लिया और उनका ब्लड प्रेशर 150/90 से घटकर 120/80 हो गया। और 6 घंटे में ही उन्हें गहरी नींद आने लगी। विपश्यना रिट्रीट का अनुभव भी यही बताता है, जहां 90% लोगों की नींद बेहतर हुई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी का भी जिक्र है जो बताती है कि मेडिटेरेनियन डाइट, जो सात्विक सिद्धांतों के करीब है, वो डिप्रेशन का खतरा 33% तक कम करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें
तो रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। स्रोत से 3 बहुत ही आसान कदम सामने आते हैं जिन्हें कल से ही अपनाया जा सकता है। पहला है सुबह गर्म पानी में आधा नींबू लेना। दूसरा, खाने से पहले बस 5 सेकंड आंखें बंद कर आभार या ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना। और तीसरा, दिन में कम से कम एक बार कोई भी मौसमी फल खाना। ये छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत पर आधारित एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो चर्चा से एक कदम आगे जाता है। वो विचार क्या है? अगर हमारे पेट के बैक्टीरिया ही हमारे मूड और विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं, उसी सेरोटोनिन के जरिए जो सीधे तौर पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनते हैं, तो क्या हमारे विचार वास्तव में हमारे अपने हैं या फिर वे केवल हमारे खाए गए आखिरी भोजन की आवाज हैं? ये तो सच में बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार है जिस पर खुद विचार करना चाहिए। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर एक नए विषय पर विस्तार से बात करेंगे।